नाउ लेट्स सी द प्रोविजंस ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अभी टीसीएस में क्या होता है, जैसे मैंने टीडीएस के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें सेलर जो है वो सेल के वक्त सेल प्राइस के ऊपर बायर से इनकम टैक्स कलेक्ट कर लेता है, जस्ट लाइक जीएसटी। जैसे हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं वैसे ही इनकम टैक्स भी कलेक्ट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देंगे। करेक्ट। तो ये चैप्टर में आपको बेसिकली याद रखना है कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर टीसीएस का कलेक्शन होता है और फिर उसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट वगैरह जो है वो जो टीडीएस की तरह ही होता है। सो लेट्स सी 206C। सबसे पहले जो सबसेक्शन 1 है उसमें वही है, एवरी सेलर shall at the time of debiting the amount payable to the account of the buyer or at the time of receipt of such amount, debit or receipt whichever is earlier। उधर क्या रहता था टीडीएस में? टीडीएस में था क्रेडिटिंग द अमाउंट और पेइंग whichever is earlier। यहाँ पे उल्टा होता है, डेबिटिंग यानी हम हमारे जो बायर है उसको तो डेबिट मारेंगे ना, बायर अपना कौन है, डेटर, तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे इसलिए डेबिटिंग लिखा है, या उससे पैसा रिसीव करेंगे इसलिए रिसीट लिखा है। तो डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द बायर और रिसीविंग द कंसिडरेशन विच एवर इज अर्लियर। कलेक्ट फ्रॉम द बायर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स a sum equal to the percentage specified in the table as income tax। तो ये इनकम टैक्स ही कलेक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक स्टूडेंट था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे को पूछता है सर टीसीएस भी लगाते फिर इनकम टैक्स क्यों लगाते? तो मैंने समझा नहीं, मैंने बोला यार टीसीएस इनकम टैक्स क्या मतलब क्या है तुम्हारा? बोले टीसीएस भी एक टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स भी एक टैक्स लगा दिया। तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि ये टीसीएस को मालूम नहीं कोई तो भी अलग टैक्स समझ रहा है। फिर मैंने समझा भाई मेरे टीसीएस यानी कि इनकम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो इनकम टैक्स ही है जो पहले कलेक्ट हो रहा है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्लियर कर देता हूं कि टीडीएस टीसीएस ये सब इनकम टैक्स का ही है। ओके, चलो तो टेबल आपको याद रखना है। सबसे पहला गुड्स है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन यानी दारू, 1% टीसीएस। कौन कलेक्ट करेगा? सेलर। फ्रॉम हुम? बायर। तो सेलर कौन, सबसे पहला सेलर कौन होगा? मैन्युफैक्चरर खुद। किंगफिशर ने दारू बनाया, तो दारू बना के होलसेलर को बेचा, तो वो होलसेलर से 1% टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे, जिसका क्रेडिट होलसेलर को मिल जाएगा, वो होलसेलर का इनकम टैक्स। फिर होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तो वो भी 1% टीसीएस कलेक्ट करेगा रिटेलर का और गवर्नमेंट को पे करेगा। रिटेलर फिर जो कंज्यूमर को बेचेगा यानी बेवड़े को बेचेगा या बेवड़ी एज द केस में भी, उस पे टीसीएस नहीं आएगा। लास्ट सेल जो होता है कंज्यूमर को, उस पे टीसीएस नहीं रहता। देखा है कभी आपने? आप गए होंगे ना बहुत बार, बहुत बार में दारू पिए होंगे? नहीं ना, अच्छी बात है, वेरी गुड। मैं भी नहीं गया कभी, लेकिन जाना भी मत। मगर एग्जाम्पल में अगर गए होंगे तो वहां टीसीएस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप कंज्यूमर हो, फाइनल सेल पे टीसीएस नहीं है। ये अपन डेफिनेशन ऑफ सेलर और डेफिनेशन ऑफ बायर में स्टडी करेंगे बाद में। तो 1% अभी रेट याद रखो। फिर तेंदू लीव्स यानी बीड़ी पत्ता 5%, जिससे बीड़ी बनती है, बीड़ी जलैले, फिर गाना गाते हैं। देन टिम्बर यानी लकड़ी, ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज। फॉरेस्ट लीज में आप टिम्बर खरीदोगे 2.5%। इसमें कलेक्ट कौन करेगा? सेलर कौन रहता है इसमें? गवर्नमेंट खुद। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र है, एफडीसीएम हमारे यहाँ, तो वो आपसे कलेक्ट करेगा। देन टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज यानी प्राइवेट, तो उसमें भी 2.5% है। देन एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बीइंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, उसमें भी 2.5% है। तो तेंदू लीव्स पे 5 है और बाकी कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट रहेगा इंक्लूडिंग टिम्बर तो 2.5% है। आप कहेंगे सब सर ये 2.5 वाले ही है तो सब अलग अलग क्यों लिखे? टिम्बर और एनी अदर गुड्स पहले लिख देते ना। ये इसलिए लिखा है क्योंकि पहले अलग अलग रेट थे, अभी आजकल सेम हो गए हैं, तो एंट्रीज अभी भी पुरानी चल रही है। देन स्क्रैप, ये मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप है, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में आता है और फिर बिकता है,
उस पे 1% TCS है। और आखिरी में है मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर। 3 तरह के मिनरल्स पे कोल, जो कोल माइन से निकलता है, लिग्नाइट एंड आयरन ओर, तो इसके ऊपर भी 1% TCS है। तो जो माइन से निकालने वाला पर्सन है, इन्हें जैसे माइन, तो माइन बेचेगा तो बेचते वक्त 1% TCS का लेगा बायर से। एक्सेप्शन है फिर इसके कुछ, तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो एक्सेप्शन है वो ऐसा है कि नो कलेक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड इन केस ऑफ अ रेसिडेंट बायर, अंडरलाइन रेसिडेंट बायर, इफ he furnishes to the person responsible for collecting tax, यानी बायर किसको फर्निश करेगा, सेलर को, a declaration in duplicate यानी 2 कॉपी in form 27C to the effect that the goods are to be utilized for the purpose of manufacturing, processing or producing articles or things, or for the purpose of generation of power and not for trading purposes। आए समझ में? बायर जो है वो कौन है, मैन्युफैक्चरर है। बायर इज अ मैन्युफैक्चरर या पावर जेनरेशन यानी पावर प्लांट, और ये सेलर है। तो बायर सेलर को डिक्लेरेशन देता है फॉर्म 27C में, एक डिक्लेरेशन देगा कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड आई एम बाइंग दीज गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अदर थिंग्स, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और फॉर जनरेशन ऑफ प्लांट। तो ये कहाँ पे, ये कोल, कोल जब से आए ना इसमें देखो कोल, तो पावर प्लांट को कोल लगता है, तो ये माइन, तो पावर प्लांट वाला क्या करेगा, माइन को ये देगा फॉर्म 27C कि भाई ये कोल हम जो खरीद रहे हैं वो कोई रिटेल बेचने के लिए नहीं है बल्कि पावर जनरेशन के लिए। तो फिर ये कोल का सप्लाई होगा विदाउट TCS। सिमिलरली ये जो भी गुड्स, कौन से गुड्स, ये ऊपर वाले स्पेसिफाइड गुड्स, जब इनको देगा तो नो TCS। तो फॉर्म 27C बायर ने सेलर को देने का है, और क्या लिखना है उसके अंदर कि आई एम परचेजिंग द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूसिंग एनी न्यू आर्टिकल्स एंड थिंग्स, मीन्स आई एम अ मैन्युफैक्चरर, और अ पावर प्लांट, जनरेशन ऑफ पावर। और ये कितने कॉपीज तुमने दिए 27C, इसको 2 कॉपी दिए, तो एक कॉपी ये 2 कॉपीज में आएगा, तो उसमें से एक कॉपी जो सेलर है वो CIT के पास जमा कराएगा। ये वही है CCIT और CIT और PCC, इसमें प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी रहता है, या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो भी आपके जुरिस्डिक्शन में होगा उसको आप सबमिट करो एक कॉपी अगले महीने की 7 तारीख के अंदर। जैसे TDS में वो था ना 15G, वो सबमिट करना पड़ता था 7 दिन के अंदर, वैसे ही यहाँ पर है। तो ये पहला एक्सेप्शन हुआ मैन्युफैक्चरर लोगों के लिए। दूसरा है, आगे चलते फिर, एवरी लेसोर, अब ये सर्विस के ऊपर आएगा। 3 तरह के सर्विस है जिसके ऊपर भी TCS। जो सर्विस कौन से है, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वारी, राइट्स देना। तो इसमें कौन है, लेसोर है जो लेसी को लीज पे देता है जगह पार्किंग चलाने के लिए या टोल प्लाजा डालने के लिए, हाईवेज पे जो टोल प्लाजा रहता है, या माइन क्वारी, माइनिंग करने के लिए, या क्वारी। क्वारी और माइन में डिफरेंस क्या है, माइन इज अंडरग्राउंड, क्वारी इज ओवर द ग्राउंड, स्टोन क्वारीज वगैरह रहते हैं वो चलाने के लिए। तो मैं जमीन का मालिक हूं, मैंने आपको दिया पार्किंग चलाने के लिए या टोल प्लाजा डालने के लिए या माइन, तो मैं आपसे जो लीज रेंट कलेक्ट करूंगा, मैंने आपको लीज पे दिया तो आई विल कलेक्ट लीज रेंट फ्रॉम यू, सो ऑन दैट लीज रेंट आई विल इंक्लूड TCS। ये आपका टैक्स है जो मैं कलेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा, बाद में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो उसमें भी है देखो नीचे में सीधा, और ये भी कब कलेक्ट करना है, सो एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग और रिसीट, whichever is earlier। receipt can be by बैंक ड्राफ्ट, चेक, जो भी है, whichever is earlier। कितना देखो नीचे टेबल में, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइनिंग एंड क्वारिंग
तीनों में रेट सेम है 2%। 2% से टीसीएस कलेक्ट करेंगे। 2% किसका? ऑफ लीज रेंट। 2% ऑफ लीज रेंट। तो अगर लीज रेंट 4 लाख रुपए महीना है तो 4 लाख के ऊपर 2% ऐड हो जाएगा, 8,000 एज टीसीएस। ठीक है। और उसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है कि माइनिंग एंड क्वारिंग शैल नॉट इंक्लूड माइनिंग एंड क्वारिंग ऑफ मिनरल ऑयल, दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यानी रिलायंस को एग्जेम्पशन है। रिलायंस को हर जगह से गवर्नमेंट एग्जाम कर देता है। तो इसमें गवर्नमेंट ही देता है, गवर्नमेंट राइट्स देता है किसको? ऑयल कंपनीज को, फॉर डूइंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, ऑयल वेल डालने के लिए, ऑयल निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट लाइसेंस देंगे ऑयल वेल को और इनसे लेंगे लीज रेंट, तो उस लीज रेंट पे टीसीएस नहीं लगेगा। सो ऑयल कंपनीज आर एग्जाम फ्रॉम टीसीएस, यू कैन से। गुड। फिर उसके बाद है 1F, एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर। ये फिर से एक सेल्स आया। किस चीज का सेल्स? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल। Who receives any amount as consideration for sale of a motor vehicle of value exceeding 10 lakh rupees। 10 लाख के ऊपर का अगर मोटर व्हीकल का सेल है तो उसको भी कलेक्ट करना है। ठीक है। कितने रेट से कलेक्ट करना है? 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज इनकम टैक्स। तो टीसीएस कलेक्ट होगा 1% से ऑन द वैल्यू ऑफ कार। ये कौन सी कार आएंगी? बड़ी बड़ी जो कार है वो आएंगी 10 लाख के ऊपर वाली। 10 लाख के नीचे वाली जो कार है, मारुति और होंडा ब्रियो, हुंडई i10, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख, उस पर कलेक्शन नहीं होगा। लेकिन 10 लाख से ऊपर की जो कार जाएगी, मर्सिडीज बेंज करोड़ ऑफ रुपीज में जाती है, और होंडा सिटी वगैरह भी 10 लाख के ऊपर में आती है, तो वो जो भी 10 लाख के ऊपर की कार है उस पे टीसीएस कलेक्ट होगा एट द रेट ऑफ 1%। ओके। और हार्ली डेविडसन वगैरह भी, आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है? छोटी मोटी होंगी तो 50,000, 80,000, 90,000 में आती है, लेकिन हार्ली डेविडसन वगैरह जाती है 10 लाख के ऊपर, उस पे भी टीसीएस कलेक्ट होगा। देन तो कितने आइटम्स है टोटल? एक वो है छोटे मोटे टिम्बर और वो सब स्क्रैप वगैरह, फिर मोटर कार, मोटर कार पे 1%, और 3 लीज राइट्स है। छोटा तो है, याद रखने का। फिर टाइम ऑफ डिपॉजिट वगैरह सिंपल है, सेम एज टीडीएस। टीसीएस सर्टिफिकेट भी वही है, ये सब टाइमिंग वगैरह सेम रहते हैं। अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट कर देना है और मार्च महीने का 30 अप्रैल तक, और सर्टिफिकेट जो इशू करना है वो भी सेम है। और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जो भरना है, यहाँ पे रूल 31AA है, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में सिर्फ डिफरेंस है। टीडीएस में क्वार्टरली स्टेटमेंट्स का 1 महीने का टाइम मिलता है, यानी इसमें क्वार्टर के बाद 1 महीना मिलता है, यहाँ पे 15 दिन है, बस इतना डिफरेंस है टीडीएस और टीसीएस के अंदर। एक्चुअली टीडीएस में भी पहले 15 दिन ही थे, वो भी लास्ट ईयर उसको किया 1 महीना, यहाँ रह गया है, ये भी शायद होगा अमेंडमेंट, इसमें आएगा। तो देखो उसमें एवरी कलेक्टर शैल डिलीवर टू डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स इसलिए क्योंकि ये ऑनलाइन रहता है, सब ऑनलाइन सबमिशंस है। क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म 27 EQ, टीसीएस का स्टेटमेंट नंबर क्या है? 27 EQ। और जून क्वार्टर का 15 जुलाई, सितंबर क्वार्टर का 15 अक्टूबर, दिसंबर का 15 जनवरी, मार्च का 15 मई, क्योंकि 30 अप्रैल तक तो पेमेंट का है, फिर उसके बाद 15 दिन में ये करने का है, क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करने का है। And in case of an office of the government के केस में, where the amount collected has been paid to the credit of the central government without the production of challan, the pay and accounts officer or the treasury officer or the check drawing and disbursing officer as or any other person by whatever name called who is responsible for crediting such tax to the credit of the government shall deliver or cause to be delivered to the prescribed income tax authority
or to the person authorized by such authority a statement in such form verified in such manner setting forth such particulars and within such time as may be prescribed. अपने को पढ़ने का नहीं है. अब ये गवर्नमेंट का इंटरनल मामला है, अपन क्या करेंगे उसको छोड़ देने का है. फिर नीचे दिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट. जो अपन स्टेटमेंट सबमिट किया अगर उसमें कोई एरर है, ओमिशंस है, तो उसको अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं. तो वो लिखा है इसमें the person collecting tax may also deliver to the prescribed authority a correction statement for rectification of any mistake or to add, delete or update the information furnished in the statement delivered under the said proviso in such form and verified in such manner as may be prescribed. फॉर्म वही रहता है, वेरिफिकेशन यानी साइन, डिजिटल सिग्नेचर रहता है. फिर एक एनुअल स्टेटमेंट भी है ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड और पेड 31 AB. तो डीजी सिस्टम्स को सबमिट करना है. शैल डिलीवर टू एवरी पर्सन, सॉरी डीजी सिस्टम्स विल डिलीवर टू अस. एनुअल स्टेटमेंट यानी वो क्या बोलते हैं उसको 26 AS आपने डाउनलोड किया आपका. ये कलेक्टर्स और डिडक्टर्स ये सब क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करते हैं. फिर डीजी सिस्टम जो है वो प्रिपेयर करता है एनुअल स्टेटमेंट जो आपको दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज 26 AS, जिसके अंदर पूरा डिटेल आपके साल भर का रहता है कि आपका किसने कितना काटा, किसने कितना कलेक्ट किया और कितना आपने एडवांस टैक्स भरा. एडवांस टैक्स भी उसमें रहता है, पूरा डिटेल रहता है. हमारा टीडीएस किस किस ने काटा और कितना भरा, हमारा टीसीएस कितने लोगों ने कलेक्ट किया और भरा, और हमने खुद ने एडवांस टैक्स कब कब कितना कितना भरा, पूरा डिटेल उसमें रहता है. दैट इज फॉर्म 26 AS. तो वो फिर बना के अपने को देता है. किसको देंगे देखो, डिडक्टीज को देंगे, द पर्सन जिनका टीडीएस कटा है, या बायर को जिनका टीसीएस कलेक्ट हुआ है, and every person in respect of whose income tax has been paid, यानी जिनका एडवांस टैक्स जिन लोगों ने भरा है. तो जिनका टीडीएस यानी डिडक्टीज इन टीडीएस, फिर कलेक्टीज जिनका टीसीएस कलेक्ट हुआ है, और जिन लोगों ने एडवांस टैक्स भरा हुआ है, उन सबको ये इशू किया जाता है. उसका फॉर्म है नीचे दिया देखो 26 AS by 31st July of the following year. वो भी एक याद रखो, ठीक है. फिर असेसी इन डिफॉल्ट सेम एज टीडीएस है कि जिसने कलेक्ट किया उसने अगर टाइम में भरा नहीं, या तो तुमने कलेक्ट ही नहीं किया या कलेक्ट करने के बाद टाइम में नहीं भरा, तो यू आर डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट. फिर उसमें भी एक्सेप्शन है कि आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा. ये भी वैसे ही है, आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर जिस आदमी का टीसीएस कलेक्ट करना था और नहीं किया आपने, यानी बायर या लाइसेंसी और लेसी, उसने अपना रिटर्न फर्निश कर दिया है और जो गुड्स आपने उसको बेचा था फिर उसने आगे बेचा, उसकी इनकम अराइज हुई, वो इनकम को उसने इंक्लूड कर लिया है इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम एंड हैज पेड टैक्स ऑन सच इनकम. उसने रिटर्न भरा है, उसने ये वाली इनकम को कंसिडर किया है और उसने इनकम टैक्स पे कर दिया है, और उसके सीए से आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि ऐसा उसने किया है. फिर आप अपने ऑफिसर को जाके दिखा दो और कहो कि देखो मेरे से गलती हो गई, मैंने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया, लेकिन उस बंदे ने टैक्स भर दिया, रिटर्न भी भर दिया, तो फिर आपको असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाता. दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू टीडीएस. फिर इंटरेस्ट है यहां पर भी. इंटरेस्ट इन डिले इन डिपॉजिट ऑफ टीसीएस 1% से लगता है. टीडीएस में 2 है, 1% एंड 1.5%, अलग अलग है, 2011A. यहां 1% ही है. फॉर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ on the amount of such tax from the date on which such tax was collectible to the date on which the tax was actually paid. Collectible से लेके पेमेंट तक 1% इंटरेस्ट देंगे. टीडीएस में 2 अलग अलग है, कलेक्टिबल से डिडक्टिबल से डिडक्टेड और डिडक्टेड टू पेड. डिडक्टिबल से डिडक्टेड में 1%, डिडक्टेड से पेमेंट में 1.5%. याद है, यहाँ ऐसा अलग अलग नहीं है, यहाँ एक ही है. सीधा कलेक्टिबल से लेकर कलेक्ट किया, कलेक्ट करने से पे किया, पूरे पीरियड का 1% लगाएंगे डीले के केस में.
और जहां पर आपको असेसिन डिफॉल्ट नहीं माना गया है, प्रोविजन में लिखा है कि where you are not considered as in default, the interest shall be payable from the date on which such tax was collectible to the date of furnishing of return by the buyer, licensee or lessee. ये भी हमने वहां भी देखा है, टीडीएस में सेम है। सामने वाले ने जो भर दिया, ये ऊपर में जो लिखा था ना उससे भर दिया, उसके सीएस अपने को सर्टिफिकेट मिल गया, तो फिर अपने को असेसिन डिफॉल्ट नहीं माना जाता, लेकिन इंटरेस्ट तो अपने को भरने का है। इंटरेस्ट वी आर लायबल टू पे। बायर ने जब उसका रिटर्न ऑफ इनकम भरा वहां तक, यानी हमारे कलेक्टिबल से लेके उसने जब रिटर्न भरा वहां तक हमको 1% इंटरेस्ट लगेगा। और कलेक्टिबल का मतलब क्या होता है? कलेक्टिबल का मतलब वही व्हेन वी डेबिट द अमाउंट टू द बायर्स अकाउंट और रिसीव द मनी विच एवर इज अर्लियर, डेबिटिंग टू बायर्स अकाउंट और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, वहां से लेकर के जब सामने वाला अपना रिटर्न भर देगा वहां तक। देन लेसर और नो कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, तो यहां पे भी फॉर्म 13 है जो यूज किया जा सकता है, जैसे टीडीएस में देखा था। तो यहाँ पे जो बायर है, बायर कहता है मेरा टीसीएस कलेक्ट मत करो, मेरे को इस साल इनकम टैक्स की लायबिलिटी आनी ही नहीं वाली, आई हैव गॉट ह्यूज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस और समथिंग एंड देयरफॉर आई विल नॉट बी लायबल टू पे टैक्स। तो मैं कहूँगा देख मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आई एम सेलर, मुझे तो तेरा टीसीएस कलेक्ट करना ही करना है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टीसीएस कलेक्ट ना हो तो मेरे पास मत आओ, तुम्हारे एओ के पास जाओ फॉर्म 13 लेकर के। फिर तुम्हारा एओ अगर सेटिस्फाई हुआ तुम्हारी बातों से तो वो तुमको सर्टिफिकेट देगा फॉर नो कलेक्शन या लेसर कलेक्शन। फिर वो सर्टिफिकेट लाके मेरे को दो, सर्टिफिकेट आएंगी मेरे पास तो मैं फिर उसके हिसाब से काम करूंगा। अगर उसमें लिखा है मत करो तो नहीं करूंगा कलेक्ट, अगर उसमें लिखा है कि कम करो तो कम करूंगा। और उसके बाद डेफिनेशंस है एक्सप्लेनेशंस के अंदर। अकाउंटेंट का डेफिनेशन तो सबको मालूम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फिर बायर, बायर कौन होना चाहिए? बायर वो है जिसका टीसीएस कलेक्ट होता है। तो बायर कौन कौन है देखो, इन सबसेक्शन 1 मीन्स अ पर्सन हु ऑब्टेन्स in any sale by way of auction, tender or any other mode goods of the nature specified in table in subsection 1 जो अपन ने देखा था, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्क्रैप वगैरह वगैरह, दारू, और द राइट टू रिसीव एनी सच गुड्स, या तो गुड्स खरीदता है या राइट टू रिसीव यानी बुकिंग करता है एडवांस। बट डज नॉट इंक्लूड, अब देखो डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट इंक्लूड यानी कि ये जो दो लोग हैं ए एंड बी, दे आर नॉट लायबल फॉर टीसीएस, इनका टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, ये एक्सेप्शंस में है। तो कौन है? पहले में कौन है? पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी अगर बायर पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो सेलर टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट ही बायर है तो उसका टीसीएस किसी में मजा लेगा कि उससे टीसीएस कलेक्ट करे नहीं। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी पीएसयूज, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी यानी फॉरेन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज इंडिया में है, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन, कमीशन, काउंसुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, तो ये सब जो है यहां तक ये अलग अलग ऑफिस के नाम है। ये सब फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो इंडिया में होते हैं उनके अलग अलग नाम है, एम्बेसी, हाई कमीशन, लीगेशन वगैरह वगैरह, सब फॉरेन स्टेट्स के हैं। यानी यूएस की एम्बेसी इंडिया में, और यहाँ तुमने दारू उसको बेचा यूएस एम्बेसी वालों को, तो टीसीएस कलेक्ट करोगे क्या? नहीं, हरगिज नहीं। और अ क्लब, लास्ट में है क्लब, अगर तुम किसी क्लब को बेचोगे, किसी क्लब को तुमने दारू बेचा, जैसे कोई भी क्लब्स होते हैं ना, हर सिटी में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, तो क्लब को दारू बेचोगे तो तुम टीसीएस कलेक्ट नहीं करने का। क्लब्स आर एग्जेम्प्ट बायर्स। और आखिरी में है आप, ये बायर में देखो आप है, बेवड़ा, बायर इन रिटेल सेल, जो दारू खरीदता है पीने के लिए वो बेवड़ा होता है ना, ये बेवड़ी, आजकल बेवड़ीज भी बहुत हो गई है।
तो जो जो भी है फॉर पर्सनल कंजम्पशन, फॉर पर्सनल कंजम्पशन, तो वो लोग एग्जेम्प्ट है। अब ये मोटर कार के लिए एक्सेप्शन नहीं है, ये पहले वाले उसके लिए सबसेक्शन 1 के लिए है एक्सेप्शन है। जैसे दैट इज फॉर दारू और टिम्बर। टिम्बर आप क्या करते, टिम्बर कोई पर्सनल कंजम्पशन में तो खरीदता नहीं है, दारू ही है उसमें पूरी लिस्ट में। तो जो बायर ऑफ दारू है यानी कौन, बेवड़ा, बेवड़ी ऐसे केस में भी उसको टीसीएस नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ है आईएफ यानी 1F, 1F में मोटर कार। तो मोटर कार में क्या है देखो, सबसेक्शन 1F मीन्स a person who obtains in any sale goods of the nature specified, यानी मोटर कार, who obtains मोटर कार, मोटर व्हीकल, but does not include the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मोटर कार्स खरीदेगा अपने मिनिस्टर लोगों के लिए तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, लीगेशन, हाई कमीशन, वही सारे ऑफ फॉरेन स्टेट्स, यानी एम्बेसी अगर इंडिया में मोटर कार खरीदेगा, कौन सी, कोई भी कार 10 लाख के ऊपर वाली, तो सेलर टीसीएस नहीं लगाएगा। और लोकल अथॉरिटी, अपने जो सिटी के लोकल अथॉरिटीज है, नागपुर मच्छरमार कॉरपोरेशन, आई मीन से नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अगर मोटर कार खरीदेगा तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। देन पब्लिक सेक्टर कंपनीज विच इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर्स, यानी कि तुम्हारे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो जिनका पैसेंजर का बिजनेस है, बस चलाने का बिजनेस है, तो कौन है, जैसे महाराष्ट्र में एमएस, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एमएसआरटीसी, आपके स्टेट्स में भी होंगे, है ना, मध्य प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है जो पैसेंजर बिजनेस करती है, बस चलाने का बिजनेस करती है बेसिकली, तो बसेस खरीदती है ना, बसेस 10 लाख के ऊपर जाते हैं ना सब, टाटा के बस और आजकल वॉल्वोज वगैरह आते हैं, सब 10 लाख के ऊपर वाले आते हैं, लेकिन उनसे टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। ओके, तो मोटर कार में ये 3 एक्सेप्शन है। और फिर लास्ट में स्क्रैप का डेफिनेशन दिया है। स्क्रैप में कौन आता, स्क्रैप में क्या आता है देखो, वेस्ट एंड स्क्रैप फ्रॉम मैन्युफैक्चर और मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मटेरियल विच इज डेफिनेटली नॉट यूजेबल एज सच बिकॉज ऑफ ब्रेकेज, कटिंग अप, वेयर एंड अदर रीजंस। तो ये मैन्युफैक्चरिंग से अराइज होना चाहिए। आपके घर का रद्दी का सामान बेचोगे तो क्या उस पर टीसीएस कलेक्ट करोगे? नो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जो स्क्रैप अराइज होता है, वो जब स्क्रैप बेचेंगे तो उनको टीसीएस कलेक्ट करने का है। तो कबाड़िए को बेचेंगे, कबाड़ी वाले को, तो उसका टीसीएस कलेक्ट करेंगे। और फिर सेलर का भी डेफिनेशन है। सेलर में कौन आता है देखो, सेलर में सब आते हैं। जैसे टीडीएस में देखा था ना, एवरी पर्सन एन इंडिविजुअल एचयूएफ इफ दे आर टैक्स ऑडिटर सीज, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। इतना बड़ा दिया है लेकिन है वही। तो पहले शुरू करता है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो सेलर में सब आ गए। सेलर गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट दारू बना के आपको बेचेगा होलसेल में तो टीसीएस कलेक्ट करेगा। सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट, यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आ गए, कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव, एंड इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ? जिनको लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट लगा होगा 44 EB के अंदर, क्लॉज ए या बी में, यानी उनका टर्नओवर एक्सीड किया होगा तो उनको टैक्स ऑडिट लगा होगा लास्ट ईयर में, तो करंट ईयर में, इस साल में उनको टीसीएस कलेक्ट करने का है इफ दे सेल दीज गुड्स। फिर एक सर्कुलर भी इशू हुआ था सीबीडीटी का, वो भी दिया है, बेसिकली रिलेटिंग टू दैट मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल जब इसमें ऐड हुआ तो उसमें क्वेश्चंस अराइज हुए, तो उसको क्लियर करने के लिए एक सर्कुलर है। देखो उसके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं, ऐसे कैसे। तो पहला है कि वेदर टीसीएस ऑफ 1% इज ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल एट रिटेल लेवल और ऑल्सो ऑन सेल
बाय मैन्युफैक्चरर्स टू डीलर्स। सिर्फ रिटेल में जब बिकेगा तब है कि जब डीलर यानी मैन्युफैक्चरर क्या करता है, डीलर को बेचता है, फिर डीलर आपको बेचता है। तो दोनों लेवल पे है कि सिर्फ रिटेल लेवल पे है। तो उसमें लिखा है देखो, टू ब्रिंग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन विद इन द टैक्स नेट 206C हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड 1% TCS फ्रॉम द परचेजर on sale of motor vehicle of value exceeding 10 lakhs. This is brought to cover all transactions of retail sales and accordingly it will not apply on sale of motor vehicles by manufacturers to dealers. तो मोटर व्हीकल जो है वो मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचता है और डीलर कंज्यूमर को बेचता है, यानी आप और मैं। तो ये TCS जो है वो कहाँ अप्लाई होगा, when dealer sells to consumer, but there will be no TCS on sale by manufacturer to dealer। ठीक है, लेकिन दारू में ऐसा नहीं है, दारू में दोनों वक्त पे लगता है। दारू में बल्कि ये लास्ट में नहीं लगेगा, कंज्यूमर सेल पे नहीं लगता दारू में, लेकिन मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचेगा लगेगा, डीलर होलसेलर को बेचेगा लगेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा लगेगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है नहीं लगेगा दारू के केस में। लेकिन मोटर व्हीकल के केस में उल्टा है, दिस इज ऑन फाइनल सेल ओनली। देन वेदर TCS at 1% on sale of motor vehicle is applicable only to luxury cars, ऐसा कहाँ लिखा है कि ओनली टू लग्जरी कार? इट इज एनी कार जिसका वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, कार कोई भी हो। Then whether TCS at 1% is applicable in case of sale to government, departments, embassies, consulates? No, exception में दिया है, तो not liable. Then whether TCS is applicable on each sale or on aggregate value of sale during the year? और aggregate value during the year देखना है कि एक कार की वैल्यू देखना है 10 लाख, एक कार की वैल्यू 10 लाख देखना है, अ मोटर व्हीकल पूरे साल भर का मिला के नहीं, वन कार। तो ये ईच सेल में देखना है एंड नॉट टू एग्रीगेट। एग्रीगेट में तो एग्रीगेट में तो जाना ही जाना है 10 लाख के ऊपर, वो तो मारुति का भी 10 लाख के ऊपर चले जाएगा। 4-4 लाख की भी अगर कार बेचे, 15 कार बेच दिए तो नो TCS। एक एक कार देखना है, सिंगल कार, इवन इफ इट इज सोल्ड टू वन कस्टमर। एक आदमी है राकेश करके, उसने मेरी दुकान से 8 कार परचेज की, 8 कार, सब 4 लाख के, तो अपन TCS कलेक्ट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक एक कार 10 लाख से नीचे है, नो TCS। Then whether TCS at 1% on sale of motor vehicle is applicable in case of an individual? हो, अब भी अपन ने पढ़ा ना, जो टैक्स ऑडिट वाले होंगे उनको लगेगा। यानी मोटर व्हीकल का डीलर जो है, नॉर्मली तो ये कंपनीज होते हैं डीलर्स, बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, लेकिन अगर ये इंडिविजुअल भी है लेकिन लास्ट ईयर उसको 44EB में टैक्स ऑडिट लगा था, तो फिर करंट ईयर में वो कवर है, उसको TCS कलेक्ट करने का है। फिर सवाल है कि हाउ वुड द प्रोविजंस ऑफ TCS ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी एप्लीकेबल इन केस वेयर पार्ट ऑफ द पेमेंट इज मेड इन कैश एंड पार्ट इज बाय चेक? तो इसमें कोई फर्क थोड़ी बोला है, इसमें बोला है कि भैया टोटल वैल्यू अगर 10 लाख के ऊपर है TCS कलेक्ट करना है, चाहे पेमेंट कैश में हो चाहे पेमेंट चेक से हो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। होने तो पार्ट पार्ट में नो डिफरेंस। आजकल तो लोन भी रहता है, मोस्ट ऑफ द कार्स आर बॉट ऑन लोन, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वैल्यू अगर 10 लाख के ऊपर है TCS लगेगा। मोड ऑफ पेमेंट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, फिर इसमें भी आता है बाद में प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, जैसे TDS में देखा था ना प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, तो यहां पर भी है 206CB, वही एरिथमेटिकल एरर्स और इनकरेक्ट क्लेम, इनकंसिस्टेंसीज या रेट गलत लगा दिया तो वो सही किया जाएगा। फिर इंटरेस्ट वगैरह का रिकैलकुलेशन किया जाएगा, फी रिकैलकुलेट होगी और सम पेएबल या रिफंडेबल निकाला जाएगा और उसमें से अगर रिफंड है तो तुमको दिया जाएगा। फिर इंटीमेशन जनरेट होगा, इंटीमेशन के बाद जो रिफंड ड्यू है वो पे कर दिया जाएगा और अगर रिकवरेबल है तो उसका डिमांड नोटिस इशू होगा, फिर तुमको डिमांड नोटिस पे करना है।
और इंटीमेशन भेजने का जो टाइम है वो है 1 ईयर, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड। डिक्टो कॉपी है उसका टीडीएस में जो देखे थे अपन ने, तो इसलिए मैं फटाफट सिर्फ मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इतने वर्ड्स याद रखे तो हो जाता काम। और इनकरेक्ट क्लेम का डेफिनेशन भी वही है, इनकंसिस्टेंसी एंड रेट डिफरेंस, रेट गलत लगा दिया, रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। और आखिरी में बोला है कि बोर्ड में मेक अ स्कीम फॉर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग, तो ये पूरा कंप्यूटराइज्ड है ये सेक्शन है। फिर यहाँ जो देखो लिखा है ना बोर्ड में मेक अ स्कीम, तो स्कीम बनाए उसका पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, बेंगलोर में सर्वर है डिपार्टमेंट का, वहाँ सारा प्रोसेसिंग होता है। फिर आया 206cc रिक्वायरमेंट टू फर्निश पैन बाय कलेक्टी। तो जैसे टीडीएस में देखा था ना कि जो पेई होता है टीडीएस में वो पान खा के पेयर पे थूकता है, अगर नहीं थूका तो क्या होगा कि वो उसका 20% से टीडीएस काट लेता है ना। तो यहां देखो क्या होगा, टैक्स कलेक्शन में भी जो कलेक्टी है अगर वो पान खा करके कलेक्टर पे नहीं थूकेगा तो क्या होगा, लेट्स सी। तो वहां लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी ओवरराइडिंग इफेक्ट है, एनी कलेक्टी शैल फर्निश हिज पैन टू द कलेक्टर। जैसे कि आप कार खरीदने गए, तो सबसे पहले आपको आपके पैन कार्ड का एक कॉपी उसको देने का है कार वाले को, 10 लाख के ऊपर की कार। फेलिंग विच टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स at twice the rate specified in the relevant provisions of the act or 5%. Twice the rate और 5%। हायर बोला है यानी नॉर्मल रेट अगर 1 है तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, 2 और 5 विच एवर इज मोर 5, और नॉर्मल 2.5 है तो 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, 5 और 5 विच एवर इज हायर 5, और नॉर्मल अगर 5 है तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 और 5 विच एवर इज हायर 10, ऐसे हो जाएगा। तो नॉर्मल जो रेट है उसका ट्वाइस कर दो और 5 विच एवर इज मोर, सिंपल। And no declaration under subsection 1A of 206C shall be valid unless the person furnishes his PAN in such declaration। 206(1A) यानी वो मैन्युफैक्चरर डिक्लेरेशन देखा था ना अपन ने, मैन्युफैक्चरर अगर डिक्लेरेशन देता है तो फिर उसका टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ बोला है कि वो डिक्लेरेशन भी वैलिड तभी माना जाएगा, 27C था ना फॉर्म, वो तब सही माना जाएगा जब उसमें पैन नंबर डिस्क्लोज्ड रहेगा, यानी पैन नंबर उसमें भी डिस्क्लोज करने का है। एंड इन केस द डिक्लेरेशन बिकम्स इनवैलिड अंडर सबसेक्शन 2, क्योंकि उसने पैन नंबर डिस्क्लोज नहीं किया, देन कलेक्टर शैल कलेक्ट टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, यानी ये सबसेक्शन 1 ट्वाइस और 5% विच एवर इज हायर। देन नो सर्टिफिकेट अंडर 2069 shall be granted unless the application made under that section contains PAN। ये वो फॉर्म 13 वाला, फॉर्म 13 अपन ने देखा था ना, फॉर्म 13 भर सकते हैं एओ के पास, तो उसमें भी एओ तुमको सर्टिफिकेट नहीं देगा जब तक कि तुम उसको पैन नंबर नहीं बताओगे। तो अगर पैन नहीं है तो पहले पैन लाओ, उस पर थूको, फिर वो आपको सर्टिफिकेट देगा। हर काम पैन से होता है, पैन के बिना कुछ नहीं। Then collectee shall furnish his PAN to the collector and both shall indicate the same in all correspondence, bills, vouchers and other documents which are sent to each other। जो बिल भी बना, सेल बिल जो तुमको दूंगा इनवॉइस, उसमें तुम्हारा पैन नंबर लिखूंगा, मेरा भी पैन रहेगा, तुम्हारा भी पैन, सबका पैन डिस्क्लोज रहता है बिल में, इनवॉइस में, करस्पॉन्डेंसेज में, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सब में। फिर लिखता है कि वेयर पैन प्रोवाइडेड टू कलेक्टर इज इनवैलिड, मर गए, तुमने झूठ बोला, गलत पैन दिया,
or does not belong to you, तुम्हारा नहीं है किसी और का है, then it shall be deemed as if you have not given your pen to me. अगर गलत है लेकिन ना के बराबर है ना, फिर मैं वही ट्वाइस और 5% whichever is more लगा दूंगा. और आखिरी में कहता है प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ नॉन रेसिडेंट हु डज नॉट हैव पैन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया. अगर कोई जैसे एक नॉन रेसिडेंट है, मिस्टर जगदीश कपूर, यूएस में रहता है, एनआरआई है, यूएस में है, उसके इंडिया में कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन वो इंडिया में आके कार खरीदता है. मेरी दुकान में आया, मेरी दुकान कौन सी, जैगवार बेचता हूँ मैं, और वो खरीद के ले गया. तो मैंने पूछा भैया तुम्हारा एड्रेस है क्या इंडिया में? बोलते हैं नहीं. तो मैंने बोला खरीद क्यों रहे? अरे बोले 4 दिन के लिए आया हूँ, खरीद के घुमाऊंगा. चलो 4 दिन के लिए आया, खरीद के घुमाएंगा बोलता है. मैंने बोला रेंट पे ले जा. नहीं नहीं, बोले रेंट पे नहीं लेता, मैं खरीद के घुमाता हूँ, फिर ऐसे ही कहीं छोड़ के चले जाऊंगा रास्ते के किनारे. यार तू कहाँ से जाने वाले मेरे को बता के जा, तो मैं वापस उठा के लाऊंगा गाड़ी. तो रईस आदमी है भाई, वो उसकी मर्जी है, जो करना चाहे करे. अच्छा मैंने पूछा चल पैन नंबर दो, बोलता है पैन नहीं है. मैंने घर है क्या तुम्हारा यहाँ? बोले नहीं. ऑफिस है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं. तो नॉन रेसिडेंट है, देखो उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो उसको पैन नंबर देने की जरूरत भी नहीं है. मैं टीसीएस कितने रेट से लगाऊंगा? नॉर्मल रेट से लगाऊंगा. और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड्स अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इज होलली और पार्टली कैरीड ऑन. तो जगदीश, कौन था? जगदीश कपूर, उसका बिजनेस अगर इंडिया में होगा जहां से बिजनेस करता है, तो उसको मानेंगे फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. मे बी अ ब्रांच, मे बी अ डिपो, ऑफिस, कुछ तो हो जहां से बिजनेस किया जाता है. तो अगर ऐसे उसका कुछ नहीं है, तो फिर उसको पैन नंबर देने की जरूरत नहीं है. राइट? तो ऐसा है प्रोविजंस ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. सिंपल है बिल्कुल. याद रख के जाना, एक आध क्वेश्चन 4-5 मार्क का आ गया तो बिल्कुल बोनस मार्क्स, छोड़ने का नहीं.